बच्चों, पिछले वीडियो क्लास में हम लोग बात किए थे किस प्रकार से अनुवाद कर पाते हैं, ठीक ना। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अनुवाद में फिर आगे कैसे बढ़ते हैं, ठीक ना। अनुवाद के ऊपर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस जितना बढ़िया रहेगा उतना ही आपका अनुवाद बनाने में बढ़िया बेहतर हेल्प मिलेगा। पिछले क्लास में बात किए थे, उसमें बताए थे आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ रहता है उसको किस प्रकार से संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। तो उस क्लास में बात किए थे वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, मतलब जिसके अंत में क्या चीज था, जिसके अंत में है वो था। तो पिछले क्लास में बताए थे कि जिसके अंत में है वो किस काल के अंतर्गत आता है। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि लट लकार, क्या बच्चों, लट लकार। तो पिछले क्लास में बताए थे कि जिसके अंत में है रहता है वो किसके अंतर्गत आता है, लट लकार के अंतर्गत आता है। संस्कृत व्याकरण में टोटल 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, लट लकार 10 लकार टोटल होते हैं। लकार का मतलब होता है काल, क्या होता है बच्चों, काल। और काल का मतलब होता है क्या चीज बच्चों, तो समय, क्या होता है बच्चों, समय, ठीक ना। लकार का मतलब काल हो गया, काल का मतलब क्या होता है बच्चों, समय होता है। वो काल नहीं जो एक कहा जाता है महाकाल, तो वो अलग बात है, ठीक ना। यहाँ पे काल का मतलब क्या होता है बच्चों, समय होता है। और संस्कृत व्याकरण में जैसे ही चलते हैं तो टोटल कितने लकार के बारे में पढ़ना पड़ता है, लकार टोटल 10 होता है, मतलब 10 प्रकार का काल इसमें वर्णित किया गया है। हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि हिंदी को अपना जगह पर रहने दीजिए, इंग्लिश को अपने जगह पर रहने दीजिए, और यहाँ पे हम लोग अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में चलिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। चूँकि इंग्लिश में चलेंगे तो वहाँ पे टेंस 12 होते हैं, 12 टेंस होता है, लेकिन संस्कृत में आते हैं तो इंग्लिश में बात करें तो कितना होगा काल, 12 काल हो गया टेंस के अनुसार। लेकिन संस्कृत में बात करें तो 10 होता है, और उसमें भी 10 इंग्लिश में 12 को पढ़ना पड़ता है, लेकिन संस्कृत में मेन रूप से 5 को पढ़ना पड़ता है, बाकी को नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक। हम अभी बात कर रहे हैं लकार के बारे में। किस चीज़ के बारे में बच्चों, लकार के बारे में। तो यहाँ पे लकार देखिए, एक होता है लट लकार। अभी मूल रूप से आपको 3 लकार हम पढ़ाएंगे और 2 लकार है उसका बाद में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक ना। क्योंकि जैसे जैसे आप संस्कृत में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे लकार आपको हम बढ़ाते चलेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लट लकार के बारे में, जिसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, है लगा हुआ रहेगा। लट लकार के बाद आता है लंग लकार और लिट लकार आता है। एक आता है लंग, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ल अंग में ग लगा हुआ होता है, ठीक ना। लंग लकार, कौन लकार है बच्चों, लंग लकार। और एक आता है लट लकार, लंग लकार और लरीट लकार, कौन है बच्चों, लरीट लकार, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, लट लकार किसको कहेंगे, जिसके अंत में है रहता है। लंग लकार किसको कहेंगे, जिसके अंत में बच्चों था लगा हुआ रहेगा। क्या चीज लगा हुआ रहेगा बच्चों, था लगा हुआ रहेगा। और अंतिम है लरीट लकार, जिसके अंत में गा लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है बच्चों, गा लगा हुआ रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये क्या हो गया, मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ये सब हैं, हूँ, हो, क्या क्या चीज लगा हुआ रहता है बच्चों, है, हूँ, उसके बाद हो लगा हुआ रहता है भी होगा यहाँ पर, ठीक ना, है भी होगा, उसके बाद हो लगा हुआ रहेगा। मतलब ह से लास्ट में जितना भी लगा हुआ रहेगा वो क्या चीज में आता है बच्चों, लट लकार में आता है। उसके बाद लंग लकार में आता है, तो लंग लकार में क्या आता है, था, थे, थी, ये सब किस में आएगा बच्चों, लंग लकार में। मतलब वैसा सेंटेंस, मतलब वैसा वाक्य, सेंटेंस जिससे भूतकाल का वर्णन हो रहा हो। लंग लकार मतलब क्या होता है बच्चों, भूतकाल होता है। ये कौन काल होता है, पहला वाला तो लट लकार वर्तमान काल होता है। क्या होता है बच्चों, वर्तमान काल होता है, ठीक ना। उसके बाद
दूसरा आता है लंग लकार, तो इसके अंत में क्या रहेगा बच्चों, था थे थी लगा हुआ रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका हुआ है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ता था, सीता रोती थी, सीता गाती थी, सोहन जा रहा था। तो ये सब जितना का जितना भी है वो सारा का सारा कंसेप्ट किसके अंतर्गत बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, लंग लकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अंतिम टर्म हमारा है लिरिट लकार का। क्या चाहिए बच्चों, लिरिट लकार है। लिरिट लकार में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, तो जिसके अंत में गा गे गी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है बच्चों, गा गे गी, ठीक है ना, गा गे गी लगा हुआ रहता है, उसको क्या कहेंगे बच्चों, लिरिट लकार। जैसे मैं पढ़ूंगा, सीता रोएगी, पिताजी घर जाएंगे, वह पटना जाएंगे, वह पटना से आएंगे, ये सब जितना भी है गा गे गी लगा हुआ रहेगा, उसको लिरिट लकार में बनाते हैं बच्चों। किसके अंतर्गत बनाते हैं, लिरिट लकार के अंतर्गत बनाते हैं। और साथ ही साथ आगे बात करेंगे तो आगे टर्म ये है कि लिरिट लकार को बोला जाता है कौन काल, तो लिरिट लकार को बोला जाता है भविष्यत काल। भविष्यत या फिर भविष्य, ठीक ना, भविष्यत काल, ठीक ना। तो भविष्यत काल कौन होता है, तो लिरिट लकार होता है। मेन रूप से ही इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ते हैं तो हम लोग को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, तो इंग्लिश में ये टर्म आता है। और संस्कृत में आता है, तो संस्कृत में कहलाता है लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, और दो लकार होता है, अनुज्ञा वृद्धि लिंग लकार आता है, और एक लोट लकार आता है। तो वो दोनों लकार है, उस सब का कहानी धीरे धीरे हम करेंगे। अभी ये कंसेप्ट क्लियर आपको किए हैं क्या चीज के बारे में बच्चों, लकार के बारे में क्लियर किए हैं, ठीक ना। लकार कौन कौन होते हैं, तो ऐसे तो होता है 10 में से बहुत सारे लकार है जो कि वेद उपनिषद लिखने में काम आता है, उस सब का इसमें हम लोग का काम नहीं आता है। तो हम लोग को मूल रूप से 5 लकार पढ़ना है, ठीक ना। तो आज की क्लास में लकार के बारे में कंसेप्ट क्लियर किए हैं, और साथ ही साथ पिछले क्लास में बताए थे किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। तो अभी बोर्ड को साफ करते हैं, इन सभी टर्म को आप कॉपी पे नोट कर लेंगे ताकि समझने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। अभी बोर्ड को हम साफ करते हैं और साफ करके ट्रांसलेशन फिर लिखते हैं। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद हिंदी में। अभी हम लोग पढ़ेंगे पठ धातु से। क्या चीज़ बच्चों पढ़ेंगे, पठ धातु तो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे खेल धातु से। खेल, ये क्या चाहिए बच्चों हमारा, ये हमारा धातु है। और खेल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो खेल का मतलब होता है खेलना। क्या होता है बच्चों, खेलना होता है। खेल हमारा धातु हो गया, संस्कृत में खेल लिखाता है, उसी से खेलती खेलता खेलंती बनता है। और इसका हिंदी मतलब अर्थ होता है क्या चीज बच्चों, खेलना होता है। एक विशेष क्लास रखेंगे, उस क्लास में जितना भी धातु होता है किसका मतलब क्या होता है, वो सारा का सारा चीज बोर्ड पे एक सिरे से लिखते चलेंगे, कहानी करते खत्म कर देंगे। और उन सभी धातु को आप याद कर लेंगे ताकि कहीं भी कोई भी संस्कृत में आपको दिक्कत ना हो। तो अभी पिछले क्लास के अनुसार बोर्ड को साफ करते हैं और खेल धातु से कुछ क्या लिखेंगे बच्चों, हिंदी वाक्य लिखेंगे। और हिंदी वाक्यों को लिखने के बाद किस प्रकार से उसको हम कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं, वो सारा का सारा कहानी अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी कुछ बोर्ड पे हम लिखे हैं, ये अपना हिंदी वाक्य है, मतलब हिंदी में लिखा गया है। इसको कन्वर्ट क्या चीज में करना है बच्चों, तो संस्कृत में कन्वर्ट करना है, जिसको अनुवाद कहते हैं, अनुवाद बनाना कहते हैं। तो अभी हम लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं किस प्रकार से हिंदी में लिखा गया है और एक एक को संस्कृत में अनुवाद करते हैं। देखिए एक टर्म बहुत ही बढ़िया है। कहा जाता है कि आज के ज़माने में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षा पीता है वो उतना ही हारता है। कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माना में शिक्षा बहुत ही बड़ा अमृत है, ठीक ना। और आज के ज़माना में जो व्यक्ति शिक्षा नामक अमृत जितना ज़्यादा मात्रा में पीता है वो उतना ही हारता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी पावरफुल व्यक्ति बने, हर क्षेत्र में आपका नाम हो, बढ़िया हो, बेहतर हो, परचम लहराता रहे, तो आप पढ़ाई को इतना बेहतर बनाइए, इतना बढ़िया बनाइए कि कोई व्यक्ति आपका हाथ न पकड़ सके। आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपको उंगली न दिखा सके, इतना टैलेंटेड व्यक्ति बनिए।
तो मेरा कहने का मतलब है जितना भी ये टर्म सिखा रहे हैं वो सारे के सारे टर्म को बढ़िया से सीखते चलिए, अच्छा से सीखते चलिए। संस्कृत में अक्सर बच्चों लोगों का होता ये है, वो चाहता है कि तुरंत समझने आते लगे। तो एक्चुअली होता है कि बच्चा शुरू से इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी शुरू से पढ़ता है, मैथ शुरू से पढ़ता है, लेकिन संस्कृत पढ़ता है कब? जब आ रहे समय में, जब एग्जाम का वक्त आता है तब पढ़ना स्टार्ट करता है। 2-4 दिन समय रहता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, और उस समय में जल्दीबाजी के चक्कर में बेचारा कुछ समझ नहीं आता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, एक अनुरोध करेंगे कि संस्कृत को ऐसे मत कीजिए, कुछ लंबा समय इसमें भी लगाइए और तब पढ़िए। संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो जितना भी सब्जेक्ट है सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है तो संस्कृत सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा समय लगा करके पढ़िए, जितना भी टर्म को सिखाया जा रहा है आप बारीकी से समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए। और हम गारंटी देते हैं 100% कि आपको संस्कृत में थोड़ा भी टर्म कोई भी हार्ड नहीं लगेगा, क्रिटिकल समस्या एक भी नहीं आएगा। तो आज की क्लास को अभी आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से इसको अनुवाद करते हैं। तो जब भी संस्कृत में अनुवाद करें तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे कि संस्कृत के वाक्य के अंत में क्या लिखा गया है वो ध्यान देंगे, ठीक ना। तो अंत में, वाक्य के अंत में क्या है बच्चों? है लगा हुआ है, और जैसे ही है लगा हुआ है अंत में, इसका मतलब बच्चों कौन लकार के अंतर्गत आएगा? तो अभी पढ़ाएं आपको लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। तो लट लकार बताए हैं जिसके अंत में है लगा हुआ होता है, मतलब ये वर्तमान काल में होता है, ठीक ना। और जिसके अंत में था लगा हुआ रहेगा, है के जगह पे था लगा हुआ रहेगा, वो भूतकाल में चला जाएगा, उसको कहेंगे लिट लकार। और जिसके अंत में गागे गी लगा हुआ रहेगा तब उसको क्या कहेंगे बच्चों? लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। तो उसको लिट लकार बोलेंगे। गागे गी लगा हुआ रहेगा, थाते थी लगा हुआ रहेगा, उसको लंग लकार बोलते हैं, ठीक ना। एक नंबर वाइज आप याद कर लीजिए, पहले लट लकार आता है, लंग लकार आता है, लिट लकार आता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आपको लकार में इधर उधर होने में कभी दिक्कत नहीं होगा, हमें भी कभी कभी हो जाता है। तो इसी प्रकार से समझ लेते हैं फिर से, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इस प्रकार से एक सीरियल वाइज रहता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अभी बच्चों ये जितना का जितना टर्म है सब किस लकार के अंतर्गत है बच्चों? लंग लकार, लट लकार के अंतर्गत है, सॉरी, ठीक ना, लट लकार के अंतर्गत है। और पिछले क्लास में सबसे ऊपर वाले टर्म में बताए थे लट लकार का। लट लकार में आप लोगों को बोले थे, याद कर लीजिएगा, क्या चीज बोले थे? ती, तह, अंति, सी, था, था, आमी, आव, आमा बोले थे, याद कर लीजिएगा। और जो भी धातु है उस धातु में लगाते चलेंगे, उसके अनुसार, मतलब जैसा लकार है, जैसा समय है, जैसे सेंटेंस है, उसके अनुसार हम ढालते चले जाएंगे। तो अभी सबसे पहले उसको ढालते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप देखिए, आप लोग को समझाने के लिए बेहतर तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं। धातु क्या है बच्चों? खेल। धातु को किसको कहते हैं? जो धातु एक फिजिक्स में अलग धातु आता है, वो फिजिक्स में धातु आता है जो कि हीट को कंडक्टर करता है, गर्मी का सुचालक होता है, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे धातु जो है ये धातु भर्व कहलाता है, हिंदी में इसको कहेंगे क्रिया, ठीक ना। और इंग्लिश में भर्व बोलते हैं और संस्कृत में धातु बोलते हैं। तो इसको कंफ्यूजन कहीं मत होइएगा, समझने में गलती मत कीजिएगा, ठीक ना। तो धातु क्या चीज़ है? खेल धातु है। खेल का हिंदी में अर्थ क्या होता है बच्चों? खेलना होता है। अब पिछले क्लास में आपको बताए थे, याद कराए थे, ती, तह, अंति, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला में बनाएंगे तो खेल धातु है, तो खेल धातु लिख लिए और उसमें ती ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? तो ये हमारा बन गया खेलती, ठीक, खेलती। उसी प्रकार से खेल धातु है, उसमें तह ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? तो खेल प्लस तह मिल करके बच्चों क्या बनेगा? खेलता है, ठीक ना। उसी प्रकार से अंति है तो खेल प्लस अंति ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? तब बनेगा बच्चों खेलंती, खेलती, ठीक ना। इस प्रकार से ये हमारा बन करके रेडी होता है।
अब तीता अंति अंत में था तो ऐड कर दिए हैं, आगे ऐड करेंगे। सीथा था होता है वो ऐड करेंगे, फिर आमी आबा आमा होता है वो ऐड करेंगे, और फाइनली जितने भी ये टर्म आते हैं वह, वे दोनों, वे लोग, सबका क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये सबका टर्म बन करके खेलने के सेंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों अभी इसको हम अनुवाद करते हैं। पिछले क्लास में बोले थे वह का क्या लिखते हैं, तो वह का बच्चों लिखते हैं सह। क्या लिखते हैं बच्चों? सह। वह का स हो गया, खेलता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों? खेलती। क्या यूज करेंगे बच्चों? खेलती, खेलती। सह खेलती, वह खेलता है। पहला कंप्लीट हो गया। अगला है बच्चों वे दोनों खेलते हैं। क्या है बच्चों? वे दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पे वे दोनों या फिर वह दोनों खेलते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो बताए थे कि इसके लिए क्या चीज़ यूज करेंगे? सह के बाद आता है तऊ। तो तऊ मतलब होता है वे दोनों या फिर वह दोनों। तो वे दोनों के लिए क्या यूज कर दिए बच्चों? तऊ। और खेलते हैं, दो व्यक्ति खेल रहा है, तो दो व्यक्ति के लिए क्या यूज करेंगे? खेलता। तीता अंति पिछले क्लास में पढ़ाए थे। एक व्यक्ति के लिए ये टर्म आता है, पहला वचन एक वचन में। जब दो व्यक्ति हो तो द्विवचन का लगाते हैं, और बहुवचन हो, दो से अधिक व्यक्ति का हो तो बहुवचन वाला टर्म ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं? दो व्यक्ति हैं, वे दोनों। तो इसके लिए दो वचन में क्या आता है बच्चों हमारा? खेलता है। तो यहाँ पे लगाएंगे खेलता है। अगला टर्म है बच्चों, अगला टर्म हमारा है वे लोग या वे सब खेलते हैं। तो आपको दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, वे लोग खेलते हैं या वे सब खेलते हैं। तो वे सब के लिए या वे लोग के लिए बच्चों क्या लगाएंगे? तो सह तऊ, उसके बाद आता है ते। तो ते मतलब ब्रैकेट में भी पिछले क्लास में लिखा दिए थे कि ते का मतलब क्या होता है? वे सब या वे लोग होता है, ठीक ना। तो अगर आप याद नहीं किए हो तो याद कर लेंगे। सह मतलब वह, तऊ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग या वे सब। इस प्रकार से सबको रट्टा लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, याद करना ही करना पड़ेगा। इसके बगैर संस्कृत में कहीं कोई गुजारा नहीं है, ठीक ना। तो वे लोग या वे सब खेलते हैं, तो ते। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है या बहुत व्यक्ति है, तो वे सब है। दो व्यक्ति के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है, एक व्यक्ति के लिए यहाँ है। तो अब वे लोग है मतलब बहुत व्यक्ति है। संस्कृत में एक व्यक्ति का यूज करता है, दो व्यक्ति रहता है तो दो व्यक्ति लिख दिया जाता है, और तीन व्यक्ति होता है तो उसका लिखता नहीं है, सेंस से समझना पड़ता है। वे लोग मतलब दो व्यक्ति रहता है तो लिख देता है दो व्यक्ति, और वे लोग मतलब दो से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है मतलब बहुवचन में आ गया। बहुवचन में आया तो क्या करेंगे बच्चों? बहुवचन में आया तो बहुवचन का यूज यहाँ पे करेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? खेलंती, ते खेलती, ठीक। अब अगला टर्म है बच्चों तुम खेलते हो। तो तुम खेलते हो कि इसका संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो पिछले क्लास में बोले थे तुम का या फिर आपका क्या होता है बच्चों? तो इसका होता है त्वम। त्वम में ऐसे भी ले सकते हैं त व संयुक्त है, ऊपर अनुस्वार है, नहीं तो या फिर त व संयुक्त और म हलंत लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो त्वम और खेलते हो, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? तीत अंति हो गया। अब अगला टर्म आता है सी था। तो खेल में सी लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? खेलसी, खेलसी, ठीक ना। अब बच्चों अगला टर्म है तुम दोनों या फिर तुम दोनों या आप दोनों खेलते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या यूज करेंगे? तो त्वम के बाद आता है युवाम। तो यू व आकार, ऊपर अनुस्वार यूज कर सकते हैं, नहीं तो य हर्षुकार व आकार और म हलांत, दोनों में से कोई भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत गलती नहीं होगा। तो युवाम और दो व्यक्ति के लिए क्या यूज करेंगे? तो द्विवचन में जाएंगे। तो द्विवचन में क्या है? थ, खे ल और थ विसर्ग लगाएंगे। तो खे ल और थ विसर्ग हो गया, खेल था, ठीक ना।
अब अगला टर्म है बच्चों, एक टर्म बच्चों छोड़ दिए हैं जो कि यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं। तुम दोनों या फिर आप दोनों खेलते हैं, एक टर्म छूट गया हुआ है। तुम सब या फिर आप सब खेलते हैं, तो तुम सब या आप सब खेलते हैं, इसका बगल में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं तुम सब या आप सब क्या चीज़ है बच्चों, खेलते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, तो इसका हम लोग बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे बच्चों, तुम सब या फिर आप सब के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे त्वम युवाम यूयम आता है, क्या आता है बच्चों, तीसरा में यूयम आता है। तो य हर्षुकार, य और म हलांत, या फिर य पर अनुस्वार भी दे करके छोड़ दे सकते हैं यूयम, और था अंत में बहुवचन के लिए था यूज करते हैं, तो खेल था, तो यूयम खेल था, खेल और डायरेक्ट था है तो था लिख दिए, तो यूयम खेला था। मार्किंग गड़बड़ ना हो इसके लिए नंबर कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, और ये जो टर्म लिखे हैं ये आपका 6 नंबर टर्म है, ठीक है ना बच्चों। अगला है 7 8 9। अब बच्चों आगे बात करते हैं, मैं या हम खेलते हैं, इसका क्या बनाएंगे बच्चों, तो इसका बनेगा अहम, मैं का क्या होता है बच्चों, अ ह म हलंत, या फिर ह ऊपर अनुस्वार, मतलब ह पर अनुस्वार दे दें तो भी चलेगा, या फिर ह पर अनुस्वार न दे करके म हलंत करेंगे तो भी चलेगा, दोनों सेम होता है, ठीक ना। तो अहम, और इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, खेल धातु के अनुसार, तो बताए थे पिछले क्लास में, ये लट लकार में है तो तीता अंति, सीथा था, आमी आव आमा, तो अंत में यूज करेंगे आमी आव, आमी आव आमा, आमी आव आमा, ठीक ना, आव आमा। यहाँ पे आप देख लेंगे विसर्ग है कि नहीं है, थोड़ा ध्यान दे देंगे, ठीक ना। अभी हम कंसेप्ट भूल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मैं या हम खेलते हैं, तो अहम या फिर अहम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और आमी, तो खेल में आमी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, खिलामी, खेलामी, ठीक ना, आमी आवह आमा, सही है वो, ठीक। उसके बाद हम दोनों या मैं दोनों खेलते हैं, तो मैं दोनों का क्या बच्चों यूज करेंगे, अहम आवाम, तो इसका आता है आ वा महलंत, अहम आवाम, तो अहम एक वचन में आता है तो एक व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं, आवाम 2 के लिए यूज करते हैं, और वयम 3 के लिए यूज करते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं वयमहलंत, ठीक ना। तो हम दोनों या मैं दोनों खेलते हैं, तो हम दोनों या मैं दोनों का हो गया आवाम, और खेलते हैं तो क्या यूज करेंगे बच्चों, आमी आवह आमा, द्विवचन में है तो आवह का यूज करेंगे, तो खेल में आवह ऐड करेंगे, क्या बचना है बच्चों, खिलावह, खेलावह, विसर्ग, क्या बना बच्चों, खिलावह। और अगला टर्म है हम लोग या हम सब खेलते हैं, तो हम लोग या हम सब का लिख लिए हैं वयम, और खेलते हैं तो आमह अंत में यूज करेंगे, तो खिलामह, ठीक है ना, खेलाम विसर्ग। एक्चुअली बच्चों अंत में क्या करते हैं, फिर से ध्यान देंगे, पूरे कंसेप्ट को एक शब्द में कंप्लीट करते हैं। जब भी आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना हो तो कुछ नहीं करना है, पहला काम करना है कि अंत में देखेंगे क्या चीज़ है, था है या गागेगी है, ठीक ना, है, हो, हूँ है, या फिर था थे ती है, या फिर गागेगी है। अगर है वाला टर्म लगा हुआ है मतलब लट लकार के अनुसार सेट करेंगे, अगर था थे ती है तो लंग लकार के अंतर्गत लट लकार, लंग लकार, और गागेगी है तो लिट लकार के अनुसार सेट करेंगे। पहला काम, ठीक, धातु को उसके अनुसार चलाएंगे। अभी आपको केवल लट लकार पढ़ाए हैं,
लंग लकार और लिट लकार बाकी है, तो अगले क्लास में उस पर भी बात करेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक ना। और दूसरा वर्ग ये कि अंत वाले साइन को बता दिए। अब पहला स्टार्ट करेंगे, व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, या फिर दो से अधिक व्यक्ति है, तो उसके अनुसार वचन हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और तीसरा काम देखेंगे कि कौन पुरुष में है, प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है, उत्तम पुरुष में है। अगर वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब, ये रहे तो प्रथम पुरुष में आता है। तुम दोनों, आप दोनों, आप लोग, आप सब, ये अगर रहे तो ये मध्यम पुरुष में आता है। और अहम या सॉरी मैं, हम दोनों, हम लोग, मैं दोनों, मैं सब, तो ये सब टर्म आए तो ये किस में आता है बच्चों, उत्तम पुरुष में आता है। और उसके अनुसार बढ़ते चलते हैं, ठीक ना। तो संस्कृत के अनुवाद कन्वर्ट करने में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये टर्म सब है, इस टर्म सब को देख देख करके आगे बढ़ना पड़ता है। आज की क्लास को इतना ही पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में नए लकार को लेकर के, उसमें विशेष रूप से बातचीत करेंगे। बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट ये है कि संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोई है तो अनुवाद प्रकरण है। अगर आप अनुवाद करना सीख लें, थोड़ा टफ है, टेढ़ा खीर है, लेकिन अगर आप इसको सीख ले रहे हैं तो आपको पूरा संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम हो आप बढ़िया नंबर लाएंगे, बिहार बोर्ड का ही नहीं, यूपी बोर्ड का नहीं, कोई भी देश भर का एग्जाम हो, संस्कृत में आपका बढ़िया नंबर आएगा, ठीक ना। तो संस्कृत में चूंकि आपको संस्कृत में जैसे ही चलते हैं तो 60 नंबर का ग्रामेटिकल पार्ट आता है, मंजूसा रहता है 10 से 15 नंबर का, ठीक ना। उसको पढ़ करके आंसर देना पड़ता है, वो टर्म आता है। दूसरा आता है पत्र लेखन आता है, वो भी टर्म आता है। तीसरा आता है पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ करके आंसर देना होता है। चौथा टर्म आता है बुक को पढ़ना समझना, वो टर्म आता है। मतलब सीधा सीधा बात करें तो आपको अगर अनुवाद बनाना सीख ले रहे हैं तो 75 नंबर का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जा रहा है। 100 नंबर का संस्कृत का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 75 नंबर आपका केवल अनुवाद अगर सीख ले रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो अनुवाद को सीखने में कहीं कोई कोताही ना करें, कहीं कोई दिक्कत ना करें, थोड़ा टफ काम है, मेहनत करें, मशक्कत करें, कंप्लीट आपका हो जाएगा। अंत में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, सीधा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने समस्याओं को शेयर करें हमारे साथ, हम आपके समस्याओं को सोल्व जरूर करेंगे।